साथियों नमस्कार। SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम लोग PGT के प्रवक्ता के इंग्लिश विषय की जो परीक्षा हुई है उसके आंसर पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ आपको पेपर जो हुआ है उसका सारा आंसर आपको विद रीजन बताया जाएगा और आपको ये भी बताई जाएगी कि कितने क्वेश्चन तक आप सेफ हैं, कहाँ तक मेरिट जा सकती है। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। और मैं आपको भी एक एडिशनल जानकारी और देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ TGT PGT की इंग्लिश की लिटरेचर की लिटरेरी टर्म्स की कोचिंग चलती है। अगर जो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको मैसेज करिएगा, आपको संबंधित ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। साथियों ये परीक्षा जो है आपकी 9 मई में और 2026 यानी कि आज तो इस डेट में हुई है। और ये इसका पहला जो क्वेश्चन आपका है आपके सामने है कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि किड्स का जो कॉन्सेप्ट है आर्ट फॉर आर्ट सेक अलाइंस हिम विद, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ये जिसकी आंसर की मतलब जिसका क्वेश्चन पेपर मुझे मिला है उन्होंने इसको सही टिक किया है। इसका राइट आंसर जो है एस्थेटिक मूवमेंट ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। टेंशंस ब्रेक 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 आर्टिकुलेट्स। अब इसका जो राइट आंसर है ये आपका जो है पी वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए ईडियम पे जो है, ईडियम आपका है, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपका एफ में इसके जाने की पूरी संभावना है। अब इसमें जो आपका है ये भी आपका ईडियम है और उसके बाद बी वाला ऑप्शन भी आपका ईडियम है और ये जो लास्ट में आप दे रहे हैं ये भी आपका डी वाला ऑप्शन भी इनका ईडियम है। तो यहाँ जो है इनको ये पूछना चाहिए था कि इनमें से कौन सा ईडियम नहीं है। नॉट लगा के हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो। तो यहाँ पे अगर जो रही बात ईडियम की तो यहाँ आपके जो है तीनों ईडियम्स हैं। तो इस क्वेश्चन के एफ में जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ जो नीचे बेस्ट ऑप्शन इसके दिए गए हैं ये देखिए, यहाँ से नहीं मतलब है, आपको जो है ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। नीचे वाले ऑप्शन पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ आप देखें तो कहने का मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका ए ही है। ए वाले में क्या दिया गया है कि ये वाला भी आ रहा है, बी वाला भी आ रहा है और डी वाला भी आ रहा है। तो जो आपका बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन ये है। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। ये क्वेश्चन आपका एफ में नहीं जाएगा, वो मेरी त्रुटि हुई थी, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, हमने नीचे नहीं देखा। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, ये इसका राइट आंसर आपका ए होगा। यहाँ पे तीनों आपके दिए गए हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिजेक्ट्स। इलियट की जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थियरी है वो किसको रिजेक्ट करती है, इस पे जो है चर्चा करते हैं। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो सब्जेक्टिव इमोशनल जो है आउटपोरिंग्स को जो है रिजेक्ट करता है इसको। इसका जो आपका होगा राइट आंसर आपका यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और ये क्वेश्चन आपका ग्रामर से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बताया गया है ये आपकी कंडीशन फर्स्ट है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से मिलेगा और इधर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करना होगा। तो चार ऑप्शन में से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन बनाएगा, देखिए वर्किंग बनाएगा नहीं, हैज़ वर्कड ये परफेक्ट बनाएगा, ये भी आपका ऑप्शन में नहीं आएगा। वर्कड ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएगा, ये भी नहीं आएगा, यही आपका वर्क्स बचेगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका डी होगा। चलिए अगले पर चर्चा करते हैं। इसमें एक ईडियम आया आपसे पूछा गया है टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, सेवन्थ वाले पे। सेवन्थ वाला आपका दिया गया है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। ये देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया गया है, इसका सब लोग जानते हैं। इसका प्लूरल आपका चिल्ड्रन होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ ग्रामर से संबंधित है। आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूजेज पैरेललिज्म। तो यहाँ पैरेललिज्म का मतलब वो लिटरेरी पैरेललिज्म आप मत समझिएगा। पैरेललिज्म यहाँ सिर्फ जो है पैरेललिज्म उसके संबंध में अगर जो आप जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ पैरेललिज्म का मतलब है सेंटेंस आपका जो है करेक्ट कौन सा है। तो देखो कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जैसे इंजॉय है, अवॉइड है, मिस है, पोस्टपोन है, सजेस्ट है, ये सब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने बाद आईएनजी वाली फॉर्म लेती हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखो एंजॉय के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो ये होगा। फिर उसके बाद क्योंकि ये भी इसी से जुड़ा है तो ये भी आईएनजी होगा, ये भी आईएनजी होगा। तो ये जो ऑप्शन होगा यही आपका होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ लास्ट में टू पेंट इन्होंने कर दी। यहाँ तक तो ये ठीक आए हैं लेकिन लास्ट में इन्होंने इन्फिनिटिव को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब यहाँ क्या था, यहाँ इन्होंने प्रीपोजिशन टू लगा दिया है, जबकि ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन टू नहीं लेगा। समझ रहे हैं, यहाँ सारे को सारे इन्फिनिटिव में इन्होंने जोड़ दिया, तो आपका ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इनको नहीं आना है। ऑप्शन नंबर 1 ही बेस्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन ब्लेंड्स। तो यहाँ पे जो ये लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब का है ये। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा राइट, ड्रीम चिल्ड्रन से है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो सबको पता है कि जो ड्रीम चिल्ड्रन है इसमें आपको ग्राफिकल एलिमेंट जो है आपको मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपसे ये जो है करेक्ट पैसिव फॉर्म जो है पूछा गया है कि यहाँ पे करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अनाउंस, ये आपका हो गया वर्ब, ये आपका वर्ब हो गया, ठीक। और उसके बाद ये जो रिजल्ट्स है ये आपका हो गया ओ ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं द रिजल्ट्स चारों में है, ठीक। उसके बाद क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। देखो विल भी आपका जो है, विल इसमें नहीं है, इनको कट कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इनको कट कर दीजिए। 2 ऑप्शन आपके चले गए। अब बचा ये और बचा ये, ठीक। अब उसके बाद आपको पता है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी अपने बाद पैसिव वॉइस में बी लेती है। यहाँ देखिए बी आपको मिल गया। अब यहाँ पे बी नहीं मिला तो ये आप इसको कट कर दें, लास्ट में यही ऑप्शन आपका ए वाला ही होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आप देखें। अब यहाँ जो पूछा गया है लिटरेचर से क्वेश्चन है, वाल्ट विटमैन जो है इनका डेमोक्रेटिक स्पिरिट के बारे में यहाँ जो है आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको यहाँ पे बी ही मिलेगा। इसमें जो है डेमोक्रेटिक बेस्ट स्पिरिट कहाँ पे आपको एक्सप्रेस होती है, किस लाइन में होती है, तो वो लाइन नंबर बी पे ही आपका बेस्ट जो है एक्सप्रेस होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये पूछा गया है विच सेंटेंस कंटेन्स है स्पेलिंग एरर। यहाँ पे आपको पूछा गया कि कौन सा सेंटेंस आपका किसमें स्पेलिंग एरर है। तो इसमें जो स्पेलिंग एरर की बात आती है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक। तो जो ए है यहाँ पे भी आपको कोई स्पेलिंग एरर नहीं मिल रही है, बी में भी आपको कोई स्पेलिंग एरर नहीं मिल रही है, सी में आपको जो है यहाँ पे आपको स्पेलिंग एरर आपको मिल सकती है। कहाँ स्पेलिंग एरर है, तो यहाँ पे जो आपको अचीवमेंट की स्पेलिंग बताई गई है, इस स्पेलिंग में आपको प्रॉब्लम है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ACHIEVEMENT। समझ रहे हैं। और यहाँ इन्होंने गलती क्या कर दी है, ACH तो सही गए हैं, यहाँ जो है 3 लेटर तक सही गए हैं, उसके बाद इन्होंने क्रम का परिवर्तन कर दिया है। पहले आई आना चाहिए तभी आना चाहिए, इन्होंने ई को पहले कर दिया, आई को बाद में कर दिया। तो इसमें जो है आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग के रिगार्डिंग कौन सा होगा,
तो आपको जो है ये आपका होगा, यहीं पे जो है ये सेंटेंस आपका, यही आपका सी ही राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। अब ये आप देखें क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है ये आपको रीअरेंजमेंट करना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो देखो रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना होता है कि क्लाज कितने बनेंगे। तो क्लाज कैसे छांटा जाता है, नहीं छांटा जाता, तो इसके लिए क्लाज छांटने के लिए हमने कई वीडियो डाल रखे हैं, तो उसमें आप उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूँ। देखो जितने फाइनाइट वर्ब होते हैं उतने क्लाज हो जाते हैं। तो देखो इसमें एक फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ मिल रही है, दूसरी फाइनाइट वर्ब आपको कहाँ मिल रही है, दूसरी फाइनाइट वर्ब आपको यहाँ मिल रही है। तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमको दो क्लाज मिलेंगे, ठीक। एक प्रिंसिपल क्लाज हो जाएगा, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लाज हो जाएगा। प्रिंसिपल क्लाज पहले होगा, उसमें सबऑर्डिनेट फंक्शन करेगा, ठीक। अब ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये मिस्ड है, तो मिस्ड का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखना है कि अब इसमें आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे दो फाइनाइट वर्ब मिल गई तो इसको दो सब्जेक्ट की भी ज़रूरत होगी और प्लस कॉम्प्लेक्स का रीअरेंजमेंट करना है। तो ये मिस का आप सब्जेक्ट हु को देख रहे हैं, ठीक। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, तो जब इसको आप पढ़ेंगे वाज लेट फॉर द मीटिंग, तो ट्रेन मीटिंग के लिए तो अच्छा यहाँ पे दो नाउन बचे, अब एक नाउन ये है एक नाउन ये है, यही इसके सब्जेक्ट बनेंगे। तो ट्रेन तो मीटिंग के लिए लेट होगी नहीं, होगा ना कोई इंसान। तो द मैनेजर वाज लेट फॉर द मीटिंग, ये इसके साथ सेट बैठ रहा है। तो अब आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, द मैनेजर हु मिस्ड द ट्रेन वाज लेट फॉर द मीटिंग, ऐसे ये बनेगा। द मैनेजर हु मिस्ड द ट्रेन वाज लेट फॉर द मीटिंग। और यही एक विकल्प आपका सही भी है, ठीक। दूसरा अरेंजमेंट इसको करने का तरीका नहीं है। तो इस लिहाज से ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। लेकिन अगर जो इस क्वेश्चन पे किसी ने क्लेम किया तो ये क्वेश्चन आपका यफ में जाएगा। क्यों जाएगा, इसलिए जाएगा क्योंकि देखिए आप ध्यान देना, देखिए यहाँ हमने लिखा द मैनेजर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, द मैनेजर हु मिस्ड द ट्रेन, फिर उसके बाद वाज लेट फॉर द मीटिंग। तो जो ये होता है द मैनेजर हु, तो यहाँ पे एक कामा की ज़रूरत थी। कहने का मतलब विदाउट कामा, आप जो ये कहने का मतलब बीच में हु वाला क्लास था, इसको अलग करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ कामा न होने के कारण ये क्वेश्चन, कामा होने की ज़रूरत थी अगर जो बहुत स्ट्रिक्ट ग्रामर देखी जाए तो अच्छा विकल्प विहीनता में हम इसको डी को मानेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। बोलचाल में वैसे ये सेंटेंस आपके रनिंग ऑर्डर के हैं, चल जाएंगे, लेकिन जब एक बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल फॉर्मल ग्रामर की बात होगी तो इस सेंटेंस को एक कामा की नीड थी, जो कि आपका नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसके जो है यफ होने की संभावना है। अगला आप देखें, हालांकि जिन्होंने डी मारा है उनका सही होगा। बोल्ड भी जो आंसर की देगा वो बी को ही मानेगा, दूसरे को नहीं मानेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं उस टाइप का। और नन ऑफ दिस का इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि उसको आप करेंगे। अगला आप देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ही इज एन आइंस्टीन इन मैथमेटिक्स, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है कि यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है रिटोरिकल डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ, हाइपरबली है, ऑक्सीमोरन है, या आपका आयरनी है, या आपका अल्यूजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अल्यूजन होगा। अल्यूजन क्यों होगा,
अल्यूज़न इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आपने रेफरेंस जो है, रेफरेंस आपने यहाँ पे पास किया है, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो है अल्यूज़न, यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो इनमें दिए गए हैं, इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका अल्यूज़न ही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर देखिए, ये स्पेलिंग का आपका क्वेश्चन है, तो आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो है इनकरेक्टली कौन सा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका इनकरेक्ट है, बाकी इसमें जितने दिए गए हैं वो आपका करेक्ट है। देखिए, जो डेफिनेटली की स्पेलिंग होती है वो ऐसे नहीं होती है, वो आपकी ये होती है DEFINITELY, ये होती है डेफिनेटली। यहाँ पे लिखा क्या है, एन के बाद जो है यहाँ पे ए दिया है, वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था। तो इसके कारण जो है ये ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, ये आपका लिटरेचर से आ रहा है, हेमलेट से आ रहा है। इन हेमलेट द प्ले विद इन प्ले इज यूज्ड टू, समझ रहे हैं। तो प्ले विद इन प्ले, जो प्ले विद इन प्ले खेला गया था उसका पर्पज़ क्या था। तो उसका पर्पज़ जो इन्होंने पहले प्ले आपका जो डिटेल में पढ़ा होगा, तो वो प्ले विद इन प्ले क्यों करवाया था, सिर्फ जो है मर्डर को क्लियर कराने के लिए। क्या वाकई क्लाडियस जो है उसके फादर का हत्यारा है, वो उसके चेहरे को देख रहा था कि ऐसा सीन दिखाया जाएगा तो क्या इसके चेहरे पर जो है अपराध का भाव शो होगा। तो वो अपराध का भाव शो हुआ था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ही होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 17 देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रैगमेंट्स टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस। ये आपको जो है सेंटेंस को करेक्ट करना है। इनसे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनसे एक आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, आगे पीछे करके दिए गए हैं, इनको हमको सेट करना होगा। तो इसमें आप देखेंगे, तो फिर से आप वही काम करें, इसमें आप पहले फाइनाइट वर्ब देखें कि कितने फाइनाइट वर्ब हैं। तो देखो, एक मुझे ये कैन मिला, एक फाइनाइट वर्ब आपका ये हो गया, ठीक। जो दूसरा फाइनाइट वर्ब आपको मिलेगा ये प्रैक्टिस मिलेगा। तो ये दो फाइनाइट वर्ब मिल गए, तो दोनों के सब्जेक्ट चाहिए। तो इसका जो होगा, इसका सब्जेक्ट तो ये है। अब आपको ये ढूंढना होगा कि इस प्रैक्टिस का सब्जेक्ट कौन होगा। प्रैक्टिस का सब्जेक्ट क्या होगा, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट जो है, अच्छा प्रैक्टिस कौन करेगा, इंसान करेगा। ये पैसिव वॉइस में तो दिया नहीं है, तो इसके सामने हमको ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा नाउन ढूंढ के लाना पड़ेगा कि जो डूअर हो, जो काम कर सके। तो ये देखिए यहाँ पे आपको यू मिल रहा है, ठीक। तो जो ये यू होगा वो इसका आपका सब्जेक्ट बनेगा, समझ रहे हैं। और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन का काम कौन करेगा, कंजंक्शन का काम यही आपका अनलेस करेगा। तो अब आप इसमें देखें कि जो सबसे पहला आपको सेगमेंट डालना होगा वो ऐसे होगा, यू कैन नॉट इम्प्रूव, यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश, यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश। और फिर उसके बाद अनलेस, अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, ये आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया, तो पहले हमने बी का चूज किया। तो यहाँ देखें बी है, इसको पहले कट कर दीजिए, ठीक है, ये नहीं आएगा, इनको पहले हमने कट कर दिया। फिर बी कहाँ है, बी से स्टार्टिंग, इनको भी कट कर दीजिए। अब बी एक ये बचे, बी एक ये बचे। अब दूसरे नंबर पे आप चले जाइए, यू कैन नॉट इम्प्रूव, यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश। तो बी के बाद सी आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बी के बाद ए आया है, तो आप इसको कट कर दें। तो अब कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर यही सही बचा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर जो हम लोग ऐसे करते हैं तो अपने आप आंसर एक या दो या तीन स्टेप पे निकल आते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ही होगा। चलिए अगले को देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वंस डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया था, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये डी होगा।
डी में क्या है, ए मोनोमेंट्री स्टेट अगेंस्ट कन्फ्यूजन, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको बताया था। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 क्या है, दे वर राइटिंग ए लेटर। अब इसमें आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव इनटू पैसिव वॉइस। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे राइटिंग, व्हाट राइटिंग, तो अ लेटर। अब इस अ लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए अ लेटर यहाँ मिला, अ लेटर यहाँ मिला, अ लेटर यहाँ मिला, अ लेटर यहाँ मिला। ठीक, चारों में अ लेटर हैं। दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे हम ये वाली वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अ लेटर के साथ आपका आर तो आएगा नहीं, आएगा इज। ठीक, तो इसमें देखिए है जाया, इनको कट कर दें, इज आया ये चलेगा, इज आया ये चलेगा, वाज ये नहीं चलेगा। तो अब ये दो ऑप्शन आपके सामने बचे। दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे आपने ये देखा होगा कि जब यहाँ आईएनजी लगा होता है तो इज एम आर वाज वर के बाद हम बीइंग का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए बीइंग लगा है और यहाँ आपका सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया गया है। तो ये ऑप्शन अब नहीं चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या बताया गया है, 20 देखिए आपका लिटरेचर से संबंधित है। टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट। अब जो टेनिसन थे, ये पूछा गया कि किस सत्र में पोएट लॉरिएट जो है अपॉइंट हुए थे। तो ये 1850 में हुए थे। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका ए होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए बनेगा। आगे चर्चा करें। 21 नंबर देखिएगा, द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी वाज क्वाइंड बाई। जो आपका ये फ्रेज है निगेटिव कैपेबिलिटी, इसको किसने क्वाइन किया था, समझ रहे हैं। तो ये आपका जो है कीट्स के द्वारा दिया गया है। कीट्स टू डिस्क्राइब आर्टिस्टिक सेल्फिशनेस, समझ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा। अब 22 को आप देख लीजिए, 22 को, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो सबसे पहले वही स्टेप बाय स्टेप आप काम करें। देखो हमको ये देखना है कि देखो सबके सामने ही लगे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी ऑक्सिलरी वर्ब वो भी सिंगुलर वाली आनी चाहिए। तो देखो ये इसमें भी सिंगुलर आई, ये भी हो सकता है। इसमें प्लूरल आ गई वर्ब, ये नहीं होगा, इनको कट कर दो भाई। ही के बाद डू नहीं आएगा। ये डज एक ये चल सकता है, एक ये चलेगा, एक ये चलेगा। अब इसमें डायरेक्ट नॉट लगाए हैं, ये ऐसा नहीं होता है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। तो डजेंट, आपको डजेंट यहाँ मिला। नो, फिर आपको यहाँ पे नोज मिल गया। ठीक, अब आपको ये पता है कि जो वर्ब डू है, डिड है, ये आपकी डज है, ये अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। अब यहाँ देखिए आपको बेस मिला, लेकिन यहाँ बेस नहीं मिला। यहाँ वर्ब की हमको एस आई एस फॉर्म मिली, ये बेस नहीं है। तो कहने का मतलब अब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका सही हो गया। देखो परीक्षा में ग्रामर के क्वेश्चन करने का सबसे ऑथेंटिक और जो है एरर बिल्कुल ख़त्म कर देने वाला तरीका यही होता है। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ें तो आपको जो है आपके आंसर ऑटोमेटिक ऐसे आते चले जाते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। अगर जो आप इस तरीके से और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो भी व्हाट्सअप नंबर हम आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, या आप इस व्हाट्सअप पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 8041454442 ये व्हाट्सअप नंबर है और इस पे आप हमको व्हाट्सअप पे मैसेज करके बताएंगे तो आपको जो है हमारे यहाँ जो भी ग्रामर के कोर्स चल रहे होंगे लिटरेचर के, अगर जो आप इच्छुक हैं तो आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग चर्चा करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टी.एस. इलियट आर करेक्ट। टी.एस. इलियट के बारे में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ टी.एस. इलियट के बारे में करेक्ट है। तो इसमें देखिए, अब जैसे ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। फिर उसके बाद कौन सा है, ही रोड द सेकंड कमिंग, ये W.B. Yeats का सेकंड कमिंग इनका नहीं है। ही ऑथर्ड 4 क्वार्टर्स, तो ये इनका वर्क है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ही वॉज द पार्ट ऑफ इमेजिस्ट मूवमेंट, ये मूवमेंट में ये महोदय भी थे। तो इसमें कहने का मतलब आपको कौन सा मिल रहा है, ए मिल रहा है, फिर उसके बाद आपको सी मिल रहा है, फिर आपको डी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये 3 ए सी और डी, ए सी एंड डी, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए और क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब जैसे यहाँ पूछा गया है एन एंटोनिम ऑफ होस्टाइल इज, होस्टाइल का जो है ये एंटोनिम पूछा है। तो होस्टाइल का एंटोनिम जो होता है, विपरीत इसका होगा, ये होगा आपका फ्रेंडली। इस पे देखें आप, अब जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा है द स्टार डांस्ड। तो देखो स्टार डांस कर रहे हैं, निर्जीव चीज़ों को आपने ह्यूमन के जैसे बनाया, तो ये आपका पर्सनिफिकेशन ही होगा। अब यहाँ आप देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑन सेंटेंसेज। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नीचे जो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें आपका कौन सा एग्जाम्पल रन ऑन सेंटेंसेज है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया है, ये आपको रन ऑन सेंटेंस के रूप में यहाँ आपको मिल रहा है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही इसको करते हैं। 27 से लेकर के आगे की हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे। चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे द्वारा डाली जाएगी वो आपको समय से मिलेगी। थैंक्स।